सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आए हूँ गाइस। और आज का जो सेट है वो हमारा सेट 18 है। ये आपको ध्यान रखना है कि आरआरबी एनटीपीसी का कौन सा सेट है गाइस। आज का जो सेट है वो सेट 18 है। तो गाइस आप लोगों को मैं यही चीज कहूंगी कि प्लीज आप लोग जो है नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि इसमें मैं सारी चीजों को क्लियर आउट करूंगी। तो नोट बनाइए और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रिविजन करिए। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे गाइज, आपकी चीजें उतना ही ज्यादा क्लियर आउट होगी और आपको एग्जाम में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट 18 को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइज। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को कब विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। तो ये आपको बताना है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को जो है वो विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब घोषित किया गया गाइस। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। आपको याद रखना है कि शिवाजी टर्मिनल को जो है ये कब विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 1987 में, या ऑप्शन डी 1989 में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में 2004 में घोषित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे कि ये जो है ये कहाँ है। आपको ये याद रखना है गाइस कि जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है ये आपके महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछे कि ये जो है किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कि ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। उसके बाद बात करेंगे कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का जो है ये आपको याद रखना है कि इसका जो है निर्माण कब हुआ गाइस। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1878 से लेकर के 1888 के मध्य हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ था, तो 1878 में जो है ये स्टार्ट हुआ था इसका निर्माण। और कब तक ये पूरा हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान है 1878 से लेकर के 1888 तक जो है इसका निर्माण जो है ये पूर्ण हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बीच जो है ये इसका निर्माण हुआ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है इसे विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि छत्रपति शिवाजी को जो है क्या याद रखना है गाइस, कि इसे विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जो है वो किस टर्मिनल को जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जो है छत्रपति शिवाजी का जो है ये कौन से नाम से जाना जाता है, तो विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसे कब विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया, तो 2004 में जो है इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1987 में। 1987 में जो है वो किसे घोषित किया गया गाइस, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को जो है वो 1987 में जो है इसे राष्ट्रीय जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को जो है ये कब घोषित किया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को जो घोषित किया गया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 1987 में जो है इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब घोषित किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे जो घोषित किया गया वो 1987 में। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है जंतर मंतर, ये जो है ये कब किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो है जंतर मंतर टोटल 5 जगह पे। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जंतर मंतर जो है टोटल 5 जगह पे, जिसमें से सिर्फ जंतर मंतर जो है सिर्फ एक जगह का जो है जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जंतर मंतर कहाँ का है, जो कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया, तो आपको याद रखना है ये जयपुर का। ठीक है। और इसका निर्माण जो है ये भी जो है सवाई जय सिंह ने जो है इसका निर्माण करवाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 5 जगह पे जो है जंतर मंतर है, जिसको विश्व धरोहर स्थल रूप में कौन सा घोषित किया हुआ है, जो जयपुर का जंतर मंतर है इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। और कब किया गया, 2010 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। राजस्थान का जो जयपुर है। और ये 5 जगह के जो है जंतर मंतर, इसको सभी ने जो है वो सवाई जयसिंह जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं 1989 का। 1989 में जो है ये किसी विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा गाइस। तो ये जो है आपको याद रखना है सांची का जो बौद्ध स्तूप है इसे कब घोषित किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सांची का जो बौद्ध स्तूप है इसे 1989 में जो है, इससे आपको ध्यान रखना है कि सांची का बौद्ध स्तूप इसे कब घोषित किया गया, 1989 में जो है इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। सांची का बौद्ध स्तूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा त्योहार पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा त्योहार है जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है फूल डे, ऑप्शन बी डोल जात्रा, ऑप्शन सी विशु या ऑप्शन डी नुआखाई। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल में जो है ये आपका डोल जात्रा त्योहार जो है ये मनाया जाता है। सो गाइस ये आपको याद रखना है कि डोल यात्रा जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इस फेस्टिवल में क्या किया जाता है गाइस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस फेस्टिवल में जो है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि राधा कृष्ण का जो है पूजा किया जाता है। इस फेस्टिवल में क्या किया जाता है गाइस। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि राधा कृष्ण का पूजा किया जाता है और फिर है ना रंगों से खेला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस फेस्टिवल में क्या करते हैं। तो राधा कृष्ण का जो है ये पूजा करते हैं और उसके बाद आपको याद रखना है कि पूजा करते हैं और फिर जो है ये क्या करते हैं रंगों से खेलते हैं। तो ये इस पॉइंट को नोट करिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगों से फिर उसके बाद ये जो है खेलते हैं, ये भी इसको नोट कर लीजिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डोल यात्रा जो फेस्टिवल है गाइस, ये आपको याद रखना है। इसमें जो है ये पश्चिम बंगाल का है, तो पश्चिम बंगाल में और कौन कौन सा फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है डोल यात्रा। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो है वो हर जगह मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। मकर संक्रांति बिहार वगैरह झारखंड में इस समय मनाया जाता है। केरल वगैरह में भी मकर संक्रांति मनाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस काली की पूजा। काली पूजा भी जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि काली पूजा जो है ये कहाँ का है, ये भी आपके पश्चिम बंगाल का है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा गाइस, ये जो है रथ यात्रा। रथ यात्रा जो है ये कहाँ मनाया जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रथ यात्रा फेस्टिवल भी जो है ये पश्चिम बंगाल का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फूल डे। फूल डे जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। फूल डे जो है ये आपके उत्तराखंड का फेस्टिवल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये फूल डे जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का जो है ये कौन सा फेस्टिवल है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड का जो है ये आपका फुल डे फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम उत्तराखंड की बात करें कि ये जो है कहाँ का फेस्टिवल है गाइस, ये फूल डे जो है उत्तराखंड का है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि और जो है उत्तराखंड का जो है कौन कौन सा फेस्टिवल है। तो उत्तराखंड से आपको याद है नंदा देवी मेला। नंदा देवी मेला जो है ये कहाँ लगता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नंदा देवी मेला जो है ये अब कहाँ लगता है गाइस, ये जो है ये आपके जो है ये आपको याद रखना है उत्तराखंड में, ठीक है। तो पहले आपको याद रखना है नंदा देवी मेला हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा कौन सा हो गया गाइस, कुंभ मेला। दूसरा आपका कौन सा फेस्टिवल हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दूसरा हो गया आपका कुंभ मेला। उसके बाद आपको याद रखना और कौन सी फेस्टिवल है जो कि उत्तराखंड में मनाई जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो आपको याद रखना है, तीसरा जो है वो है जागरा। जागरा फेस्टिवल जो है ये कहाँ का गाइस, तो ये भी उत्तराखंड का है जागरा फेस्टिवल, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं जागरा के बाद आपको याद रखना है माघ मेला, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सा फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है, तो माघ मेला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विशु। विशु जो है वो किस राज्य का फेस्टिवल है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। विशु जो है ये केरल का है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विशु जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये केरल का फेस्टिवल है। अब बात करते हैं कि केरल में और कौन कौन सा फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है guys? तो आपको ध्यान रखना है विशु हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है ओणम। ओणम फेस्टिवल भी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है guys, कि ओणम जो है वो किस राज्य का त्योहार है। तो ये है केरल का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है थिरुवथीरा। थिरुवथीरा जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि थिरुवथीरा जो है ये भी केरल का है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि थिरुवथीरा फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है ये भी केरल का है। थिरुवथीरा में क्या होता है, ये जो है ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। इसमें जो है खासकर ये जो फेस्टिवल किया जाता है ये महिला जो है केरल की महिला लोग है वो करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है विशु हो गया, थिरुवथीरा हो गया। उसके बाद आप क्या रखिएगा गाइस, नवरात्रि। नवरात्रि भी जो है ये कहाँ किया जाता है गाइस, तो नवरात्रि जो है ये आपके बिहार में भी किया जाता है। उसके बाद आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है, झारखंड में भी किया जाता है और केरल में भी किया जाता है नवरात्रि फेस्टिवल, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं गाइस नुआखाई। नुआखाई फेस्टिवल जो है ये मतलब कहाँ का फेस्टिवल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ओडिशा का है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि नुआखाई फेस्टिवल जो है ये कहाँ का गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ओडिशा का फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग जो है वो कौन सा है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में जो पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है वो कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है बड़ी आंत, ऑप्शन बी छोटी आंत,
ऑप्शन सी अग्नाशी वाहिनी या ऑप्शन डी ग्रास नली। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पाचन तंत्र का जो सबसे लंबा भाग है वो कौन सा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। छोटी आंत जो है ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगर छोटी आंत की जो है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें कि छोटी आंत की हम गाइस बात करते हैं, तो इसको सबसे पहले आपको याद रखना है इसकी लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। तो आपको याद रखना है कि छोटी आंत की अगर हम लंबाई की बात करेंगे, छोटी आंत की जो है ये लंबाई कितनी होती है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 7 मीटर होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि छोटी आंत की लंबाई जो है ये कितनी होती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 7 मीटर होती है। अगर आपसे फीट में पूछे तो आपको याद रखना है कि 7 मीटर होती है। अगर अगर आपसे फीट में पूछ देता है तो 22 फीट होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर होती है, ठीक है। और ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि छोटी आंत का जो है मुख्य कार्य क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा गाइस कि छोटी आंत का जो है ये मुख्य कार्य क्या होता है गाइस। तो आपको याद रखना है कि छोटी आंत का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या करता है? भोजन के पाचन को पूरा करना होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन के पाचन को पूरा करना, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि क्या करते, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो भोजन के पाचन को जो है ये क्या करता है? भोजन के पाचन को जो है पूरा करता है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि भोजन के पाचन को जो है ये पूरा करता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि पोषक तत्वों को अवशोषित करना, ठीक है। भोजन के पाचन को पूरा करना, उसके बाद आपको याद रखना है कि पोषक तत्वों को जो अवशोषित करता है वो कौन करता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। पोषक तत्वों को जो अवशोषित करता है वो भी जो है छोटी आंत करता है। तो इसका मुख्य कार्य है, ये आपको ध्यान रखना है, पोषक तत्वों को अवशोषित करना इसका मुख्य कार्य, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका आपको ध्यान रखना है कि छोटी आंत का जो है ये मुख्य कार्य क्या होता है guys, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था guys, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद छोटी आंत में आपको याद रखना है, इसमें क्या करना है आपको कि ये जो है ये आमतौर पे जो है ये भोजन का पारित होने में कितना समय लेता है? 3 से 6 घंटे लगते हैं भोजन पारित होने में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पॉइंट आप इस नोट कर लीजिएगा कि छोटी आंत में जो है वो भोजन पारित होने में कितने समय लगते हैं? तो भोजन पारित होने में जो है 3 से 6 घंटे लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भोजन पारित होने में कितने समय लगते हैं guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि भोजन पारित होने में जो है वो आपको याद रखना है कि ये जो है 3 से 6 घंटे लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 3 से 6 घंटे लगते हैं भोजन पारित होने में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 से 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। ये जो है ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसका जो है आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि छोटी आंत द्वारा जो है वो कितने जो है छोटी आंत द्वारा जो है कितने मुख्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि छोटी आंत के द्वारा जो है 3 मुख्य पदार्थ जो है ये प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। छोटी आंत के द्वारा जो है कितने मुख्य पदार्थ प्राप्त होते हैं? छोटी आंत के द्वारा जो है सबसे पहले आपको याद रखना है पीत रस, ठीक है। छोटी आंत के द्वारा कौन कौन सा 3 पदार्थ जो है ये आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको याद रखना है पीत रस, छोटी आंत 3 मुख्य पदार्थ पीत रस। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कौन सा हो गया गाइस आपका क्षारीय रस। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस? दूसरा आपको याद रखना है क्षारीय रस, पीत रस, क्षारीय रस। उसके बाद आपको याद रखना है क्षारीय रस। और तीसरा आपको याद रखना है गाइस अग्नाशय रस, ठीक है। अग्नाशय एंजाइम, तीसरा आपको कौन सा याद रखना है गाइस? अग्नाशय एंजाइम। ये 3 पदार्थ जो है ये छोटी आंत के द्वारा प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अग्नाशय एंजाइम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा हिंदी में इधर उधर हो जाए तो उसको ये करिएगा गाइस, मैं जो बोल रही हूँ उसको नोट करते हुए चलिएगा गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 मुख्य पदार्थ पीत रस, क्षारीय रस और अग्नाशय एंजाइम जो है ये छोटी आंत द्वारा प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके द्वारा प्राप्त होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि छोटी आंत के द्वारा जो है छोटी आंत के द्वारा जो है ये प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सबको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कर्मनाशा नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे लोग इतना ज्यादा गलती करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कहाँ पे गलती करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कर्मनाशा नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा की, ऑप्शन बी कृष्णा की, ऑप्शन सी कावेरी की या ऑप्शन डी गोदावरी की। तो गाइस आप लोग अगर सुने होंगे कि कर्मनाशा नदी, बहुत लोग जानते होंगे कि कर्मनाशा नदी जो है किसकी सहायक नदी है गाइस। तो आप लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा कि कर्मनाशा नदी जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा कि, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे तो सोन नदी ऑप्शन में है ही नहीं है गाइस। तो बताइए कि कर्मनाशा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो आपको पता होगा कि कर्मनाशा नदी जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है, ये आपको पता होगा ये सोन नदी की जो है सहायक नदी। लेकिन ऑप्शन में ये चीज नहीं है, तो कौन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा?
तो मैं आपको बताती हूँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गंगा हो जाएगा। ठीक है, कर्मनाशा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी हुई? ये गंगा की सहायक नदी हुई। और वो कैसे हुई गाइस? तो अगर हम गंगा की सहायक नदी बात करें गाइस, तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोन जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोन नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी। ठीक है, और कर्मनाशा नदी सोन नदी की सहायक नदी, तो इस हिसाब से किसकी सहायक नदी हो गई गाइस? तो आपको पता होगा कि अगर इस हिसाब से जो है ये गंगा की सहायक नदी हो गई, तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देता है गाइस, आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है। तो ठीक है, तो सोन जो है सोन नदी जो है ये किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक है, और कर्मनाशा नदी जो है अगर सोन नदी ऑप्शन में होता तो सोन नदी इसका करेक्ट होता, तब आपको गंगा नहीं देता। तो अगर यहाँ पे जो है गंगा है तो आपको याद रखना है कि कर्मनाशा नदी सोन की सहायक नदी है, और सोन किसकी सहायक नदी? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अब बात करें गाइस कि कर्मनाशा नदी की जो है उत्पत्ति कहाँ से होती है गाइस? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ये याद रखना है कि कर्मनाशा नदी की जो है ये उत्पत्ति कहाँ से होती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बिहार के जो है ये कैमूर जिले से होती है। ये आपको ध्यान रखना है, कर्मनाशा नदी की जो है उत्पत्ति कहाँ से होती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्मनाशा नदी की जो उत्पत्ति होती है वो बिहार के कैमूर जिले से होती है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि बिहार के कौन से जिले से होती है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी उत्पत्ति जो होती है ये बिहार के कैमूर जिले से होती है। ये लाइन आपको याद रखना है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसकी कर्मनाशा नदी की जो है ये लंबाई कितनी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्मनाशा नदी की जो लंबाई है वो 192 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये आपको ध्यान रखना है कि कर्मनाशा नदी की लंबाई कितनी है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि कर्मनाशा नदी की लंबाई जो है वो 192 किलोमीटर जो है ये कर्मनाशा नदी की लंबाई है। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पे से बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट की गंगा की जो है सहायक नदी कौन कौन सी है गाइस? तो यहाँ पे हम बात करेंगे गाइस गंगा की सहायक नदी के बारे में। यहाँ पे जो है हम क्या बात करेंगे गाइस? गंगा की जो है सहायक नदी के बारे में बात करेंगे कि गंगा की जो है सहायक नदी कौन कौन सी है गाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर गंगा की सहायक नदी की बात करें गाइस, तो आपको याद रखना है कि सोन सोन जो है ये गंगा की सहायक नदी है। तो पहले आपको याद रखना है कि सोन नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बता दें कि गंगा के बाद आपको याद रखना है कोसी कोसी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये आपको ध्यान रखना है, गंगा की सहायक नदी जो है सोन हो गई, कोसी हो गई, ये कोसी भी जो है गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद आपको याद रखना है, कोसी के बाद आपको याद रखना है गाइस जो है आपका ये यमुना यमुना नदी भी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये आपको ध्यान रखना है, यमुना जो है ये गंगा की सहायक नदी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको बता देगा इसके बाद हो गया गंडक गंडक जो है ये भी गंगा की सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। गंडक जो है ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की यह है। और उसके बाद आपको याद रखना है बागमती। ठीक है, ये जो है इतनी नदी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये आपको ध्यान रखना है, गंगा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कृष्णा कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कृष्णा की सहायक नदी की बात करते हैं ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है किसकी नदी? कृष्णा की सहायक नदी की अगर हम बात करेंगे गाइस, तो कृष्णा की सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है गाइस। इसमें जो है एक नदी बहुत बार पूछा गया जो कि आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कृष्णा की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है। तो आपसे पूछा गया था गाइस कि मूसी नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मूसी नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कृष्णा की सहायक नदी है। उसके बाद आपको याद रखना है तुंगभद्रा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है तुंगभद्रा नदी जो है ये जो है कृष्णा की सहायक नदी है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस घाट प्रभा जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। तो यहाँ से आपको इतना चीज नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है उसमें हरा रंग का प्रतीक बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वीरता का, ऑप्शन बी मिट्टी और समृद्धि का, ऑप्शन सी त्याग का, या ऑप्शन डी सत्य का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग है ये किसका प्रतीक है गाइस? तो ये मिट्टी और समृद्धि का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ध्वज में जो है जो कि आपका 3 रंग है, जिसमें सबसे ऊपर जो है ये कौन सा रंग होता है गाइस? तो ये जो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर जो है ये आपका कौन सा रंग है? सबसे ऊपर जो है ये आपका केसरिया रंग है। ये आपको पता होगा गाइस कि सबसे ऊपर आपका कौन सा रंग है गाइस? तो ये आपको ध्यान होगा कि सबसे ऊपर आपका केसरिया रंग है, बीच में आपका कौन सा रंग है गाइस? तो आपको याद रखना है कि बीच में जो है ये आपका सफेद रंग है, बीच में आपका कौन सा रंग होता है? सफेद रंग होता है। और सबसे नीचे जो है ये आपका कौन सा रंग है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है कि ये हरा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि गहरा हरा है, ये जो कि किसका प्रतीक है? मिट्टी और समृद्धि का।
अब बात करते हैं कि जो आपका केसरिया रंग है ये किसका प्रतीक है गाइस। तो आपको ध्यान रखना है केसरिया जो है ये साहस का प्रतीक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साहस का प्रतीक जो है ये कौन है गाइस। तो आपको ध्यान रखना है कि साहस का जो प्रतीक है, ये जो साहस का प्रतीक है ये कौन है। केसरिया रंग जो है ये किसका प्रतीक है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साहस का प्रतीक है। उसके बाद अगर हम सफेद रंग की बात करें गाइस, तो सफेद रंग जो है ये किसका प्रतीक है गाइस। तो ये सत्य और पवित्रता का प्रतीक जो है ये किस कौन है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है ये सत्य का प्रतीक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि सत्य का प्रतीक जो है वो कौन सा है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है सत्य का प्रतीक जो है ये सफेद कलर है, और हरा रंग जो है ये मिट्टी और समृद्धि का है, ठीक है। उसके बाद जो है गाइस राष्ट्रीय ध्वज के बारे में दो तीन पॉइंट जो है जो कि आपको याद रखना है। आपको पहला पॉइंट याद रखना है गाइस कि इसमें जो है झंडे की जो है चौड़ाई और इसकी लंबाई का जो अनुपात है ये कितना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि झंडे की चौड़ाई और जो है लंबाई का अनुपात, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस कि राष्ट्रीय ध्वज के जो है ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज के चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात आपसे पूछा गया था ये कितना है गाइस। तो चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है ये कितना है ये आपसे पूछा गया था। ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो गाइस इसके चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो कितना है गाइस। तो ये आपको याद रखना है इसके जो चौड़ाई और इसका है 2:3 है, ठीक है। ये कितना है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है 2:3 है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का जो है ये डिजाइन किसने तैयार किया था गाइस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो किसने किया था। तो पिंगली वैकेया ने जो है इसका डिजाइन तैयार किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका डिजाइन जो है ये किसने तैयार किया था गाइस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसका डिजाइन जो है वो किसने तैयार किया था। तो जो है पिंगली पिंगली वैकेया जो है इसका डिजाइन तैयार किया था। ये आपको ध्यान रखना है किसने किया था, पिंगली वैकेया गाइस। ये भी आपका जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जितना भी चीज लिखा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लिखा रही हूँ गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि इसमें से जितना भी चीज जो पूछा गया आपका प्रीवियस ईयर वो मैं बता रही हूँ गाइस कि आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पिंगली वेंकैया ने जो है ये जो है इसका राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन तैयार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि इस डिजाइन को जो है कब अपनाया गया था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि इस डिजाइन को जो है ये भारतीय संविधान के द्वारा जो है ये कब अपनाया गया, यहाँ पे सिर्फ मैं अपनाया गया लिख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के द्वारा जो है इसे अपनाया गया था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसे कब अपनाया गया था गाइस। तो ये इस डिजाइन को तो 22 जुलाई 1947 को जो है इसे अपनाया गया था भारतीय संविधान के द्वारा जो है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे कब अपनाया गया भारतीय संविधान के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय संविधान के द्वारा जो है इसे अपनाया गया। इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी चीज इसमें लिखाई हुई है ये आपको ध्यान रखना है कि ये जितना भी लिखा है सब आप इसमें दो तीन जो है आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जितना भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई। तो आपके ऑप्शन है 46वां अधिवेशन, ऑप्शन बी 45वां अधिवेशन, ऑप्शन सी 41वां अधिवेशन, या ऑप्शन डी 40वां अधिवेशन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पूर्ण स्वराज की मांग जो की गई थी वो 45वां अधिवेशन में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि ये जो अधिवेशन हुआ था 45वां अधिवेशन, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ हुआ था गाइस। तो ये आपको याद रखना लाहौर में। ये अधिवेशन 45वां अधिवेशन जो है ये कहाँ हुआ था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये लाहौर में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि ये कब हुआ था गाइस, तो 1929 में हुआ था ये अधिवेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ये लाहौर में हुआ था, और कब हुआ था गाइस, 1929 में हुआ था। उसके बाद बात करेंगे कि इस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किए थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी की थी अध्यक्षता, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी में जो है ये आपको ध्यान रखना है कि इसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, आपको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था, और इसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई। उसके बाद बात करते हैं गाइस कांग्रेस का 46वां अधिवेशन। कांग्रेस का 46वां अधिवेशन जो है ये कहाँ हुआ था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस का जो 46वां अधिवेशन हुआ था ये कराची में हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कांग्रेस का जो है 46वां अधिवेशन कब हुआ था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस का 46वां अधिवेशन जो हुआ था वो कराची में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि ये कब हुआ था, तो 1900 जो है ये आपको याद 31 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। उसके बाद बात करेंगे कि इस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किसने की थी गाइस। ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो सरदार
वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है ये इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गाइस। और सबसे पहले जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो हुई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुई थी। और इसमें जो है किस चीज की मांग की गई थी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो मांग की थी वो मौलिक अधिकार की मांग जो है ये की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस के जो में मौलिक अधिकार की जो मांग की थी उसमें जो है किसने अध्यक्षता की थी उस अधिवेशन की। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो अध्यक्षता की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या किया गया था guys? तो इसमें जो किया गया था 46वां अधिवेशन में इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये 45वां अधिवेशन में किया गया था। और मौलिक अधिकार की जो मांग की गई थी वो कब की गई थी, 46वां अधिवेशन में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाइस 41वां अधिवेशन। 41वां अधिवेशन जो है ये कहाँ हुआ था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 41वां अधिवेशन ये कानपुर में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कि ये कब हुआ था गाइस। 1925 में जो है ये अधिवेशन हुआ था। और ये अधिवेशन जो है क्यों इम्पोर्टेंट है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो अधिवेशन है इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था वो किसने किया था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो सरोजनी सरोजनी नायडू के द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा की गई थी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, सरोजनी नायडू के द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सरोजनी नायडू जो गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी थी, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो है किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कानपुर अधिवेशन की। ठीक है, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है ये बनी थी कानपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू। ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इसको नोट कर लीजिएगा गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये तो आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ से आप इतना चीज नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं 40वां अधिवेशन। कांग्रेस का जो 40वां अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था गाइस। ये आपको ध्यान रखना है कि बेलगाम अधिवेशन, और बेलगाम अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बेलगाम अधिवेशन 40वां जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, बेलगाम में। उसके बाद बात करेंगे कि ये कब हुआ था गाइस। तो 1924 में हुआ था, यानी 1924 में हुआ था। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न गाइस कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी गाइस, महात्मा गांधी के द्वारा। तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी, वो सिर्फ एक बार बने थे और उन्होंने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 1924 में। ठीक है, तो यहाँ से इतना चीजों को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की। तो आपको बताना है कि द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत जो है वो किसने की। तो आपके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, या ऑप्शन डी कार्नावालिस ने। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है ये द्वैत शासन प्रणाली जो है शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें कि इन्होंने शासन प्रणाली की जो शुरुआत है ये कब की थी गई, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने शुरुआत की थी वो 1765 में जो है इस प्रणाली की शुरुआत की थी। ये आपको ध्यान रखना है, कब की थी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है 1765 में इस प्रणाली की शुरुआत की। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है ये इसे कब तक जारी रखा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, द्वैत शासन प्रणाली को जो जारी रखा था लास्ट वो था 1772 तक जो है इसे जारी रखा था। ये आपको ध्यान रखना है, 1765 में जो ये किया था इसकी शुरुआत की थी और 1772 तक जो है ये जारी था आपका द्वैत शासन प्रणाली। ये आपको ध्यान रखना है 1772 तक जो है ये जारी तक था, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव का जो है ये शासनकाल कब से कब तक था। तो 1757 से लेके यानी कि प्लासी के युद्ध के समय जो है ये किसने इसका ये किया था गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ये आपको याद रखना है 1757 से लेकर जो है 1760 तक जो है इसका शासनकाल था रॉबर्ट क्लाइव का। ये आपको ध्यान रखना है, फिर पुनः इसका शासनकाल आया था। और फिर पुनः कब आया था गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है, फिर पुनः इन्होंने शासन किया था 1765 से लेकर कब किया था 1767 तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1765 से लेकर फिर पुनः जो है ये शासन कब तक किया था गाइस। ये आपको ध्यान रखना है 1765 तक जो है ये पुनः शासन किया था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव को जो है ब्रिटिश भारत का बाबर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है गाइस। तो रॉबर्ट क्लाइव को जो है ये ब्रिटिश भारत का जो है बाबर कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ब्रिटिश भारत का बाबर किसे कहा जाता है गाइस। ये आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश भारत का बाबर जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो ब्रिटिश भारत का बाबर कहा जाता है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाइस
वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में जो है द्वैध शासन प्रणाली की जो है इसे समाप्त किया था। ये आपको ध्यान रखना है कि द्वैध शासन प्रणाली को जो शुरुआत किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने। उसके बाद आपको याद रखना है कि द्वैध शासन प्रणाली की जो है इसको जो है समाप्त किसने किया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो द्वैध शासन प्रणाली को जो समाप्त करने वाला है वो आपको याद रखना है। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त जो किया था वो किसने किया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको याद रखना है इसकी शुरुआत जो है ये किसने की और इसे समाप्त किसने किया और कब किया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि आप लोगों को पता होगा कि सहायक संधि की शुरुआत जो है ये किसने की थी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सहायक संधि की शुरुआत जो की थी वो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है कि सहायक संधि की शुरुआत जो है ये किसने की थी गाइस। तो सहायक संधि प्रणाली की जो शुरुआत की थी वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है कार्नावालिस। कार्नावालिस से भी जो है आपको याद रखना है। तो अगर कार्नावालिस की बात करें तो इसमें आपको याद रखना है गाइस अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है ये किसने की थी। तो अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है ये कार्नावालिस ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है ये किसने की थी गाइस। तो अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है ये किसने की थी, ये कार्नावालिस ने की थी गाइस। तो यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का बंबई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी चौथे, ऑप्शन सी दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध या ऑप्शन डी तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में जो है वो पेशवाओं का जो है मुंबई प्रांतों की जो है मुंबई प्रेसिडेंसी में जो है प्रांतों का जो है मुंबई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था गाइस। तो सबसे पहले अगर हम युद्ध की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो युद्ध हुआ था ये जो है आपका तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये युद्ध चला था गाइस 1817 से लेके, आपको ध्यान रखना है 1817 से लेके ये युद्ध चला था 1819 तक, ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ था गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये किसके बीच हुआ था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो युद्ध हुआ था ये मराठा और ब्रिटिश के बीच हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है ये जो युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है ये मराठा और ब्रिटिश के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जो हार किसकी हुई थी गाइस। तो इसमें जो हार हुई थी ये किसकी हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो हार हुई थी ये मराठा की जो है हार हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है इसमें हार किसकी हुई थी गाइस, मराठा की हुई थी। इसके बाद जो है अंग्रेज ने संधि की। इस हारने के बाद जो है इन्होंने क्या किया गाइस, तो अंग्रेज ने संधि की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हार गया मराठा, तो इसने संधि की। और ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कौन सी संधि की, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इसके बाद इसने जो है या किसने किसकी संधि कर दी गई, तो मंदसौर की संधि की। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसने किसकी संधि की, तो इसके बाद जो है इसने मंदसौर की संधि कर ली। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मंदसौर की संधि की। अब बात करते हैं पहले आंग्ल मराठा युद्ध की। तो पहले आंग्ल मराठा युद्ध में जो है ये कब युद्ध चला था गाइस। तो ये जो युद्ध हुआ था ये 1775 से लेकर, ये जो युद्ध हुआ था ये 1775 से लेकर कब चला था, 1782 तक ये युद्ध चला था। ये आपको ध्यान रखना है ये जो युद्ध चला था ये कब चला था, 1775 से लेकर 1782 में हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और मराठा साम्राज्य के बीच भी यही युद्ध हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें जो है ये भी युद्ध जो है ये मराठा इसमें हार हुई थी। इसमें जो हार हुई थी ये किसकी हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें जो हार हुई थी ये मराठा की हुई थी। उसके बाद जो है अंग्रेज ने इसमें भी संधि कर ली गाइस। और इसमें जो है अंग्रेज ने कौन सी संधि की आपको याद रखना है, तो इसमें जो है सालीबाई की संधि कर ली। आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है इसने हारने के बाद कौन सी संधि की, तो सालीबाई की संधि कर ली। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो सालीबाई की संधि जो है ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हारने के बाद जो है कौन सी संधि की थी, तो सालीबाई की संधि। अब बात करते हैं दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध गाइस। ये आपको याद रखना है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो ये 1803 में स्टार्ट हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 में स्टार्ट हुआ था। और ये जो युद्ध कब तक चला था, 1805 तक चला था। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है इसमें किसकी हार हुई थी गाइस, तो इसमें जो है ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है मराठाओं को जो है हार हो गई। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है हार किसकी हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें जो हार हुई थी ये मराठा की हार हो गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फूलों के उत्पादन से संबंधित है। तो आपको बताना है कि फूलों के उत्पादन से जो संबंधित है वो कौन है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटीकल्चर, ऑप्शन बी ओलेरी कल्चर, ऑप्शन सी फोलेरी कल्चर या ऑप्शन डी पोमो कल्चर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फूलों के उत्पादन से जो संबंधित है वो कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो है ये फूलों के उत्पादन से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस विटीकल्चर।
विटीकल्चर जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंगूर के उत्पादन से जो है ये क्या कौन संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये अंगूर के उत्पादन से जो संबंधित है वो विटीकल्चर संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि सब्जियों के उत्पादन से जो संबंधित है वो कौन संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओलेरी कल्चर जो है ये सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओलेरी कल्चर जो है ये किससे संबंधित है, तो ओलेरी कल्चर जो है ये सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस पोमो कल्चर। पोमो कल्चर जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पोमो कल्चर जो है ये फल उत्पादन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। पोमो कल्चर जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फल उत्पादन से जो संबंधित है वो पोमो कल्चर संबंधित है। और फ्लोरी कल्चर जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फूलों के उत्पादन से संबंधित है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि कौन से उत्पादन से कौन सा संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल जो है वो कितनी परत में बटा हुआ है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 3। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि वायुमंडल जो है ये कितनी परत में बटा हुआ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये 5 परतों में बटा हुआ है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये कितनी परतों में बटा हुआ है, तो ये जो है 5 परतों में बटा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इसकी 5 परत जो है वो कौन-कौन सी परत है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर इसकी परतों की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये कौन से परत में बटा हुआ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है क्षोभ मंडल। पहला जो है आपको क्या याद रखना है गाइस, पहला आपको याद रखना है कि ये कौन से में है गाइस, तो ये आपको याद रखना है क्षोभ मंडल। दूसरा आपको याद रखना है कौन सा मंडल है गाइस, तो दूसरा आपको याद रखना है समताप मंडल। दूसरा आपको जो है ये कौन सा मंडल याद रखना है गाइस, तो दूसरा आपको याद रखना है समताप मंडल। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा आपको याद रखना है समताप मंडल। तीसरा आपको याद रखना है गाइस कौन सा मंडल है गाइस, तीसरा आपको याद रखना है मध्य मंडल। तीसरा जो है आपको कौन सा मंडल याद रखना है गाइस, तीसरा आपका हो गया मध्य मंडल। चौथा जो हो गया वो आपका कौन सा मंडल हो गया गाइस, चौथा जो हो गया ये आपका ताप मंडल हो गया। चौथा जो है ये कौन सा मंडल हो गया, ताप मंडल हो गया। और पांचवा जो है ये कौन सा मंडल हो गया गाइस, पांचवा जो हो गया ये ब्रह्म मंडल हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पांचवा आपका कौन सा मंडल हो गया, पांचवा आपका ब्रह्म मंडल हो गया। ठीक है, अब आपको याद रखना है गाइस कि पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है इसमें कि जो क्षोभ मंडल में जो है मौसम से संबंधित घटना जो है ये किसमें होती है गाइस, तो आपको याद रखना है कि मौसम से संबंधित जितनी भी घटना होती है मौसम से संबंधित ये सब क्षोभ मंडल में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मौसम से संबंधित जितनी भी घटना होगी चाहे वो ओला बरसे या फिर जो है आपको याद रखना है बारिश हो तूफान है, मौसम से संबंधित जितनी भी घटना होती है ये आपको ध्यान रखना है। मौसम से संबंधित घटना ये सब किसमें होती है गाइस, ये आपको याद रखना है। ये सब जो है ये आपके याद रखना है, ये सब क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ये किसमें होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में होता है मौसम से संबंधित घटना। ठीक है, उसके बाद जो है समान ताप की वजह से वायुमंडल जो है ये किसमें उड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्षोभ मंडल में होता है। उसके बाद आपको याद रखना है समान ताप की वजह से जो है ये आपको जो है वायुयान वगैरह जो है ये किसमें उड़ते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वायुयान वगैरह जो उड़ते हैं ये आपको ध्यान रखना है ये किसमें उड़ते हैं, तो वायुयान वगैरह जो उड़ते हैं ये आपको ध्यान रखना है ये किसमें उड़ते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये उड़ते हैं गाइस, आपको याद रखना है वायुयान वगैरह उड़ते हैं जो कि समताप मंडल में उड़ते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और समताप मंडल में क्यों उड़ते हैं, समान ताप की वजह से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है किस वजह से उड़ते हैं, तो समान ताप की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। यानी कि पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में जो है एक भिन्नता है और वो कौन सा है जो कि प्रमुख लक्षण है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि सभी पादप कोशिका में क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि पादप कोशिकाएं विशिष्ट नहीं होती है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो पादप कोशिका में जंतु कोशिका से जो भिन्नता के लिए जो प्रमुख लक्षण है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी आपसे क्या कह रहा है कि जो पादप कोशिका की जो कोशा भित्ति जो होती है ना ये किसकी बनी होती है guys? ये पादप कोशिका में ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये किसकी बनी हुई होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्न के लिए जो है ये प्रमुख लक्षण है। यानी कि इस दोनों में अगर आपको फर्क पहचाना तो ये होगा कि ये पादप कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होगी वो सेलुलोज की बनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो आपको बताना है कि नेट बॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो आपके ऑप्शन है 11, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेट बॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये 7 होती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है आपको नेट बॉल में सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो खेल होता है, नेट बॉल जो खेल होता है, ये आपको ध्यान रखना है ये कितने मिनट का होता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेट बॉल जो है ये कितने मिनट का खेल होता है गाइस। ये आपको ध्यान रखना है 60 मिनट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कितने मिनट का खेल होता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेट बॉल जो है ये 60 मिनट का जो है खेल होता है। ये आपको ध्यान रखना है कितने मिनट का खेल होता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है नेट बॉल जो है ये 60 मिनट का खेल होता है, जो कि ये बहुत लंबे समय तक होता है। तो इस वजह से इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो है 15 मिनट का जो है क्वार्टर में विभाजित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है 60 मिनट का बहुत लंबा खेल होता है, जिस वजह से जो है इसे 15 मिनट के क्वार्टर में जो है इसे विभाजित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वार्टर में जो है इसे विभाजित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वार्टर में जो है इसे विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे जो है इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि नेट बॉल में जो है ये खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेट बॉल में जो है वो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये होती है 7। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है 7 और कौन कौन से खेल में होती है, तो आपको याद रखना है कबड्डी। कबड्डी में जो है ये कितने ये होते हैं गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कबड्डी में जो होते हैं वो 7 खिलाड़ी होती है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है आपको वाटर वाटर पोलो में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वाटर पोलो में जो है वो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वाटर पोलो में जो है वो खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस 9 प्लेयर जो है ये किसमें होते हैं, तो खो खो। खो खो में कितने प्लेयर होते हैं गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि खो खो में जो है ये 9 प्लेयर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है खो खो में कितने प्लेयर होते हैं गाइस, 9 प्लेयर होते हैं। उसके बाद आपको एक और याद रखना है जो कि 9 प्लेयर होते हैं, जो कि आपको याद रखना है बेसबॉल। बेसबॉल में जो है ये खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है बेसबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है ये 9 होती है। ये आपको ध्यान रखना है बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है गाइस, तो 9 होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस आपका 11। 11 जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कौन कौन से खेल में होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है गाइस हॉकी। हॉकी में जो है ये खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है हॉकी में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 11। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है क्रिकेट। क्रिकेट में जो है ये खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें क्रिकेट में भी 11 होती है खिलाड़ियों की संख्या। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है फुटबॉल। फुटबॉल में जो है ये खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है। फुटबॉल में जो है ये खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस आपका 8 प्लेयर जो है ये किसमें होता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 8 प्लेयर जो है ये आपके जिम्नास्टिक में होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 8 प्लेयर जो है ये किसमें होता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 8 प्लेयर जो है ये आपके जिम्नास्टिक में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो आपको बताना है कि तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले ने या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना की थी वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। आप बात करते हैं कि तत्वबोधिनी सभा की जो है ये स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो अगर हम इसकी स्थापना की बात करें कि तत्वबोधिनी सभा की जो है स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में की थी। इसकी स्थापना जो है कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1839 में। उसका जो है इसमें आपको एक और फैक्ट याद रखना है गाइस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है 1839 में की थी। सबसे पहले आपको याद रखना है ये कहाँ की थी गाइस। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये कलकत्ता में की थी। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इन्होंने कहाँ की थी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कलकत्ता में की थी। उसके बाद जो है आपको याद रखना है कि आपको क्या याद रखना है, तत्वबोधिनी सभा का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, ये याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा कि तत्वबोधिनी सभा का जो है ये मुख्य उद्देश्य क्या था गाइस। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत के प्राचीन संस्कृति को जो है ये विचार विचार का जो है प्रचार करना। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो राजा राम मोहन राय के जो विचार का जो प्रसार करना था इसका मुख्य उद्देश्य था। जैसे कि उनका भी विचार था यही भारत की जो प्राचीन संस्कृति उसको बढ़ावा देना, तो इनका भी मुख्य उद्देश्य भी वही था, ठीक है। तो इनमें जो है इन दोनों शामिल था, जिसमें से आपको याद रखना है कि इनका जो मुख्य उद्देश्य था जो कि राजा राम मोहन राय का जो विचार विचार था उनको प्रसार करना, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को
राजा राम मोहन, यहाँ पे जो है इसको नोट कर लीजिएगा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तत्वबोधिनी सभा का जो है स्थापना करना। तो राजा राम मोहन राय का जो है विचार था, उनके विचार को प्रसार करना। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के विचार को प्रसार करना और प्राचीन संस्कृति को जो है ये बढ़ावा देना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये विचार का प्रसार करना, विचार का प्रसार करना। उसके बाद जो है आपको याद रखना और क्या था गाइस, तो और था ये आपको याद रखना है कि भारत की प्राचीन संस्कृति का भी प्रसार करना। ठीक है, भारत की प्राचीन संस्कृति का भी प्रसार करना, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रसार करना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये क्या था गाइस, इतना आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की जो है स्थापना कब की थी और कहाँ की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है यह एक पॉइंट आपको यहाँ से जो है एक पॉइंट और याद रखना है, जो कि याद रखना चाहिए इसकी तत्वबोधिनी सभा को जो है 1800 1859 में जो है गाइस आपको याद रखना है, 1859 में जो है ब्रह्म समाज में मिला लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 1859 में जो था वो क्या था गाइस, तो इसे जो है ब्रह्म ब्रह्म समाज में मिला लिया गया तत्वबोधिनी सभा को, ये आपको ध्यान रखना है। कब मिला लिया गया, 1869 में जो है 59 में ब्रह्म समाज में मिला लिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तत्वबोधिनी सभा को मिला लिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करना है गाइस, एक और पॉइंट आप याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तत्वबोधिनी सभा द्वारा ही तत्वबोधिनी पत्रिका जो है ये प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। तत्वबोधिनी सभा के द्वारा जो है तत्वबोधिनी पत्रिका भी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो है प्रकाशित की गई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तत्वबोधिनी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि तत्वबोधिनी पत्रिका भी प्रकाशित की गई, जो कि तत्वबोधिनी सभा द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तत्वबोधिनी पत्रिका जो है ये भी प्रकाशित की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। तत्वबोधिनी पत्रिका जो है प्रकाशित की गई थी, और ये किसके द्वारा की गई थी गाइस, ये नोट कर लीजिएगा। तो ये जो प्रकाशित की गई थी याद गाइस, ये आपको याद रखना है, ये जो प्रकाशित की गई थी ये तत्वबोधिनी सभा के द्वारा की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा की गई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, तत्वबोधिनी सभा के द्वारा जो है ये किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है इतना चीजों को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन था। तो आपको बताना है समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी हरिसेन, या ऑप्शन डी चंद बरदाई। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हरिसेन था, ये आपको ध्यान रखना है। उसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या था गाइस, समुद्रगुप्त जो था ये चंद्रगुप्त प्रथम का जो है ये पुत्र था। ये भी लाइन आपको याद रखना है गाइस कि ये किनके पुत्र थे गाइस, तो चंद्रगुप्त प्रथम के जो है पुत्र थे, जो कि कौन थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम के जो है ये पुत्र थे, कौन थे, समुद्रगुप्त। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है समुद्रगुप्त को जो है ये क्या कहा जाता था गाइस, ये आपको पता होगा। तो समुद्रगुप्त को जो है गाइस याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को जो है क्या कहा जाता था, तो भारत का नेपोलियन जो है ये किसे कहा जाता था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का नेपोलियन जो कहा जाता था ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का नेपोलियन जो है ये किसे कहा जाता था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो नेपोलियन कहा जाता था ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता था, और ये किन्होंने जो है सबसे पहले इन्हें भारत का नेपोलियन कहा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनको जो है सबसे पहले भारत का नेपोलियन जो कहा था वो किसने कहा था गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि वी ए स्मिथ के द्वारा जो है ये आपको ध्यान रखना है, वी ए स्मिथ के द्वारा इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वी ए स्मिथ के द्वारा जो है भारत का नेपोलियन कहा गया, ये भी लाइन आपको ध्यान रखना है। वी ए स्मिथ के द्वारा जो है क्या कहा गया गाइस, तो नेपोलियन कहा गया, भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को किसके द्वारा कहा गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का नेपोलियन जो कहा गया था वो वी ए स्मिथ के द्वारा कहा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाइस भवभूति। भवभूति जो है ये किनके दरबार के कवि थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कन्नौज के राजा जो थे, कन्नौज के राजा जो थे ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है इसको नोट कर लीजिएगा गाइस कि ये किनके राजा के कवि थे। तो ये आपको याद रखना है कि ये कन्नौज के जो राजा थे जिनका नाम क्या था गाइस, ये आपको याद रखना है। उनका नाम था गाइस, ये आपको याद रखना है क्या था, यशोवर्मन। ठीक है, तो कन्नौज के राजा जो यशोवर्मन थे उनके दरबारी कवि थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कन्नौज के राजा जो यशोवर्मन थे ये आपको ध्यान रखना है, उनके दरबारी कवि कौन थे, ये थे भवभूति, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाइस बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है ये किनके दरबार के कवि थे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी
दरबारी कवि कौन थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे ये कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे वो थे गाइस, ये आपको याद रखना है, ये थे बाणभट्ट। और इनके द्वारा जो है कादम्बरी की रचना की गई, हर्षचरित की रचना की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है चंद बरदाई जो है ये किसके दरबारी कवि थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज चौहान। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस, याद रखिएगा कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जो थे वो कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जो थे वो चंद बरदाई थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इनमें से किसने उत्तर मीनांस की रचना की है। तो आपको बताना है कि उत्तर मीनांस की रचना जो है वो किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कपिल ने, ऑप्शन बी गौतम ने, ऑप्शन सी वादरायण ने, या ऑप्शन डी कनाद ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर मीनांस की जो रचना है वो किसने की थी, वादरायण ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कपिल। कपिल के द्वारा जो है ये किसकी रचना की गई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, कपिल के द्वारा जो रचना की थी ये संख्या दर्शन की रचना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कपिल के द्वारा जो है ये किसकी रचना की गई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये आपका प्रीवियस प्रश्न था कि संख्या दर्शन की रचना किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, संख्या दर्शन की रचना जो की थी वो कपिल ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गौतम। गौतम ने जो है ये किसकी रचना की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, गौतम के द्वारा जो रचना किया गया था ये आपको ध्यान रखना है, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन की रचना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, न्याय दर्शन की रचना जो की थी वो गौतम ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कनाद। कनाद ने जो है किसकी रचना की थी गाइस, तो वैशेषिक दर्शन की रचना जो है ये किसने की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो वैशेषिक दर्शन की रचना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, वैशेषिक दर्शन की रचना जो है ये किसने की थी गाइस, ये आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो दर्शन की रचना की थी, यहाँ पे जो गलत हो गया इसको मैं सही से लिख देती हूँ गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैशेषिक दर्शन की रचना जो है ये किसने की थी गाइस, तो वैशेषिक दर्शन की रचना जो की थी वो कनाद ने की थी, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से इनाम गांव कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि इनाम गांव जो है वो कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन डी कर्नाटक में। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इनाम गांव जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, ये आपको याद रखना है कि ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि इनाम गांव से जो है ये कौन कौन से प्रमाण मिले, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इनाम गांव से जो है वो कौन कौन से प्रमाण मिले, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है गाइस। तो आपको याद रखना है सबसे पहले अगर इसके प्रमाण की बात करें तो मिट्टी, कच्ची मिट्टी के जो मकान का प्रमाण जो है ये कहाँ से मिला गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, कच्ची मिट्टी के मकान का प्रमाण जो है ये कहाँ से मिला, तो कच्ची मिट्टी के मकान का प्रमाण जो मिला है ये मिला है गाइस इनाम गांव से। तो कच्ची मिट्टी के मकान का प्रमाण जो है ये कहाँ से मिला गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, मकान का प्रमाण जो मिला ये कहाँ से मिला गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, मकान का प्रमाण जो मिला ये मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये इनाम गांव से। उसके बाद जो है एक और पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा कौन सा पॉइंट याद रखना है गाइस, कि ये गोलाकार गड्ढों वाले मकान का भी प्रमाण जो है ये कहाँ से मिला गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो गोलाकार जो है ये गड्ढों का मकान जो है ये कहाँ से मिला गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, गोलाकार गड्ढों वाला मकान जो है ये कहाँ से मिला गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इनाम गांव से, ठीक है। तो कच्ची मिट्टी का प्रमाण भी मिला है जो कि इनाम गांव से, और गोलाकार गड्ढों का मकान का प्रमाण जो भी मिला है ये भी कहाँ से मिला गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इनाम गांव से मिला है, जो कि आपको याद रखना है ये कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है ये महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमान, यहाँ पे जो है परमान लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में। तो आपको बताना है कि जिसमें कौन सा है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा की जो है समान शक्ति है, वो आपको बताना है कौन से क्षेत्र में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 बार आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 बार पूछा गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपसे बोले कि नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि संविधान संशोधन करने के विषय में, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में, या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है सरकार हटाने के विषय में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा और लोकसभा की जो समान शक्ति है वो किस क्षेत्र में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है, संविधान संशोधन करने के विषय में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो आपको बताना है कि अमीर खुसरो जो है वो किसके शिष्य थे। तो आपके ऑप्शन है असदुल्ला बेग के, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया के, ऑप्शन सी मोइनुद्दीन चिश्ती के, या ऑप्शन डी सैफुद्दीन महमूद के। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अमीर खुसरो जो है ये किसके शिष्य थे गाइस। तो निजामुद्दीन औलिया के जो है अमीर खुसरो शिष्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसका जो है आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि इनका जो है वास्तविक नाम, अमीर खुसरो का जो है ये वास्तविक नाम क्या था गाइस। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनका जो वास्तविक नाम था अमीर खुसरो का गाइस, ये आपको याद रखना है। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, मोहम्मद हसन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि जो है अमीर खुसरो का जो है वास्तविक नाम क्या था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद हसन जो है इनका वास्तविक नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करने हैं गाइस कि ये जो है किनके दरबार के कवि थे गाइस। तो दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है गाइस कि ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये क्या थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि ये अलाउद्दीन खिलजी के जो है क्या थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है दरबारी कवि। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के जो है दरबारी कवि कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जो थे ये कौन थे गाइस, तो ये अमीर खुसरो थे, जिन्हें तोताई हिंद के रूप में जाना जाता है। दरबारी कवि जो है कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके दरबारी कवि जो थे वो अमीर खुसरो थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम जो गाइस बात करेंगे इनमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट तोताई हिंद के रूप में जो इन्हें जाना जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तोताई हिंद के रूप में जो है ये किसे जाना जाता था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तोताई हिंद के रूप में जो है ये अमीर खुसरो को जाना जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो कि ज्वार नद मुख बनाती है। तो आपके ऑप्शन है महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, या ऑप्शन डी गोदावरी नदी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ताप्ती नदी जो है ये ज्वार नद मुख बनाती है। उसका आपको याद रखना है कि ताप्ती नदी जो है ये कहाँ से प्रभावित होती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ताप्ती नदी जो है ये भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ से प्रवाहित होती है, तो ये भ्रंश घाटी से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये किस घाटी से ये होती है। तो यहाँ पे जो है गलत हो गया, इसको ठीक से लिख लीजिएगा। तो ये किस घाटी से प्रभावित होती है, भ्रंश घाटी से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है किस घाटी से प्रभावित होती है। तो भ्रंश घाटी से जो है ये प्रभावित होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी नदी गई, तो भ्रंश घाटी से प्रभावित होने वाली कौन सी नदी गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो प्रवाहित होती है ये होती है गई ताप्ती नदी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि देश की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी। तो आपको बताना है कि देश की प्रथम खनिज नीति जो है ये कब घोषित हुई थी। आपके ऑप्शन है 1993 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1972 में, या ऑप्शन डी 1951 में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1951 में जो है देश की प्रथम खनिज नीति जो है ये घोषित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है भारत सरकार के द्वारा जो है ये आपको ध्यान रखना है खनिज नीति कब घोषित की गई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार के द्वारा जो खनिज नीति घोषित की गई थी ये 1913 में, ठीक है 93 में। तो ये आपको याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा जो है ये खनिज नीति कब घोषित की गई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार के द्वारा जो खनिज नीति घोषित की गई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो कब की गई थी गाइस 1993 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए गाइस कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो है प्रदेश की प्रथम खरीद नीति कब घोषित की गई और भारत सरकार के द्वारा कब घोषित की गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1993 में जो है भारत सरकार के द्वारा खनिज नीति जो है ये घोषित की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, घोषित की गई। उसके बाद बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि भारत का सर्वाधिक अर्भक उत्पादन जो है वो कौन सा है, तो ये आपका झारखंड है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट जो है आज का हमारा 18 है वो समाप्त होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस 20 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन जो है वो आपका करेक्ट हुआ है। और अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।